तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th ज्योग्राफी मॉडल सेट नंबर 1 की। दोस्तों ये जो मॉडल पेपर आप देख पा रहे होंगे 2021-22 का है। तो हम सभी को वर्ष से कोई मतलब नहीं, हम लोग कुल 40 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सेट नंबर 1 का जो पहला प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का आकार का संबंध निम्नलिखित में से किससे। दोस्तों पृथ्वी का आकार का जो संबंध है वो नारंगी टाइप का है, आप सभी को पता है। तो नारंगी जो ऑप्शन थर्ड दिखाई दे रहा वो आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। और यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है दोस्तों कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या तो फिर क्षेत्र विभिन्नता का वर्णन करना। ठीक है, यह व्याख्या किसका है तो फिर किनका है। ठीक है, तो ये जो कहना है दोस्तों रिचर्ड हडसन का कहना है। तो ऑप्शन जो सेकंड दिखाई दे रहा है आप सभी का रिचर्ड हडसन, वो आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, जितने भी अवधारणाएं कथन किसने क्या कहा उसको आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करेंगे तीसरा प्रश्न की, और बहुत ही ईजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा गया तीसरा नंबर की, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल यानी कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग पहली बार किया। ठीक है दोस्तों, ज्योग्राफी जो शब्द है इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो इरेटोस्थेनीज ने किया था। तो ऑप्शन जो सेकंड थर्ड दिखाई दे रहा है आप सभी का इरेटोस्थेनीज, वो आप सभी का सही से उत्तर होता है। इरेटोस्थेनीज को हम लोग भूगोल का जनक या तो पिता भी मानते हैं, तो वो आपका सही से उत्तर हो जाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और यहाँ पे जो चौथा प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत, ठीक है, ज्वार परिकल्पना किस विद्वान द्वारा दिया गया है। दोस्तों ज्वार जो परिकल्पना दिया गया है वो जेम्स जीन्स के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है आप सभी को देख सकते हैं घा जेम्स जीन्स, वो आपका सही से उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे 5th क्वेश्चन पूछा गया आप सभी का कि आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे मान्य जो सिद्धांत है दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा बिग बैंग सिद्धांत, वो आप सभी का करेक्ट आंसर होता है दोस्तों। सबसे सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न देखेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी का क्या पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है। दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी मापने की इकाई है। अब कौन सी दूरी दोस्तों, खगोलीय दूरी, स्थल दूरी, समय मापने की दूरी है, प्रकाश की गति। तो ये जो मापते हैं दोस्तों वो आपका खगोलीय दूरी मापती है, यानी कि जो ऑप्शन फर्स्ट दिखाई दे रहा है खगोलीय दूरी के मापने के लिए प्रकाश वर्ष की हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर होता है। देखिए प्रकाश वर्ष से बहुत कोई को लगेगा कि प्रकाश की गति होगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा दोस्तों। प्रकाश वर्ष से हम लोग दूरी को मापते हैं तो खगोलीय दूरी को मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है वो आपका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, 6 का ऑप्शन 1। चलिए सातवां प्रश्न आप सभी का पूछा गया कि वर्तमान में सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। दोस्तों अगर मैं ग्रहों की बात करूं तो हम सभी को पता है 8 ग्रह हैं। ठीक है, 4 आपका आंतरिक ग्रह और 4 आपका बाह्य ग्रह। ठीक है, आपको पता ही होना चाहिए आंतरिक ग्रह क्या है, बाह्य ग्रह क्या है। तो उन चारों नाम भी आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों, 8 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है, तो ये जो कहलाता है दोस्तों क्या कहलाता है, वो आप सभी का कहलाएगा अधिकेंद्र। तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड जो है वो आपका अधिकेंद्र सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की बात करूँ मैं। और 9वां नंबर प्रश्न आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि सुनामी से सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होता है, सुनामी के कारण से। तो देखिए समुद्र तट भाग पे होगा, समुद्र की जो आंतरिक भाग है वहाँ पे होगा, या स्थल के आंतरिक भाग पे। तो ज़्यादातर तो यहाँ पे क्षति की बात करूँ मैं तो स्थल के आंतरिक भाग में होगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ग दिखाई दे रहा है थर्ड, वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न की बात करूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है कि भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। दोस्तों भूपृष्ठ में सर्वाधिक अगर मैं मात्रा की बात करूँ यहाँ पे तत्व पूछा गया है दोस्तों। तो ऑप्शन जो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन, वो आपका सही से उत्तर होगा। बहुत सारे बच्चे क्या कहेंगे नाइट्रोजन में मार देंगे, तो नाइट्रोजन आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे तत्व पूछा गया है तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन सही से उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों क्या पूछा है, भूपृष्ठ, देखिए ये क्वेश्चन आप देखिए भूपृष्ठ में आपका सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, तो ऑप्शन 3 सही से उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नाइट्रोजन नहीं मारना है आपको, नाइट्रोजन वाला क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी को पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट दोस्तों, तो ये आपका सही से उत्तर होगा ज्वालामुखी दोस्तों। ठीक है, भूगर्भ की जानकारी के लिए जो प्रत्यक्ष साधन है वो आप सभी का ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी विस्फोट। ऑप्शन नंबर 3 दिखा दे रहा वो आपका सही से उत्तर होता है। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न पूछा गया है कि महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, यह भी प्रस्तावित किया था।
तो 1912 में क्या था, तो 12 का मैं बात करूँ ऑप्शंस की, तो 12 का ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा है अल्फ्रेड वेरेगन, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, वो आपका ऑप्शन नंबर एक सही सा होता है। चलिए आगे बात करते हैं। और यहाँ पे 13वां जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो सक्रिय ज्वालामुखी का जो उदाहरण है दोस्तों वो आप सभी का हो जाएगा इन ऑप्शन में से बात करूँ तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो सेकेंड दिखाई दे रहा होगा आप सभी का फ्यूजिमा आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए 14 प्रश्न बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे का पूछा गया है कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है। तो रिंग ऑफ फायर जो है आप सभी का दोस्तों वो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है घ प्रशांत महासागर, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अच्छे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार से वो सारा इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएगा, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का हो, चाहे हिस्ट्री को हो, किसी का वो हो। आप प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहें, आपको मिलता रहेगा। और चैनल के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन प्रकार से आप सभी को शिक्षा प्राप्त होगी और अच्छे रिजल्ट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। और यहाँ पे 15वां प्रश्न देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल भाग मुख्यतः कितने प्लेटों में विभक्त है। देखिए ये जो है दोस्तों 7 प्लेटों में विभक्त हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है आप सभी का 7 प्लेटें, वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 16 प्रश्न में बात करूँ। यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है। जो हिमालय पर्वत की जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए टिथिस सागर से हुई है। तो टिथिस सागर आपका ऑप्शन हमें यहाँ पे जो दिखे 3 दिखाई दे रहा होगा वो आप सभी का सही से उत्तर होता है दोस्तों। कौन सा सागर, टिथिस सागर। चलिए यहाँ पे 17वां प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। तो चूना पत्थर में बात करूँ तो आपका अवसादी चट्टान का उदाहरण है। कौन सा दोस्तों, अवसादी रूपांतरित यानी को नहीं, तो आपका होगा दोस्तों अवसादी चट्टान, ऑप्शन नंबर 3 ठीक है सेकंड। ठीक है दोस्तों, ठीक है अवसादी चट्टान है। चलिए आगे बात करूँ मैं अगला प्रश्न की। और यहाँ पे 18वां प्रश्न पूछा गया आप सभी का खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है। जो खनिज तेल है वो कौन से चट्टान से होता है, तो अग्निशील से दोस्तों। ठीक है, ये आपको बोलना अग्निशील, यानी कि ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा है अग्निशील खनिज तेल, वो आपका सही से उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए और यहाँ पे 19वां प्रश्न आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि भूस्खलन सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो ये जो अधिकतर में बात करूँ ये जो देखने को मिलता है मैदानी मरुस्थल, ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया दिखने को मिलेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है मरुस्थलीय, वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है। और अगला बात करूँ मैं 20वां प्रश्न की, 19वां तो हो चुका है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो अनुक्रमिक जो प्रक्रिया है वो आपका अपर्दन होगा। तो अपर्दन ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों। बात करूँगा 21वां प्रश्न की। और यहाँ पे 21वां प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि वायुमंडल की कुल द्रव्यमान का, ठीक है 99% है, यानी कि 99% गैस पृथ्वी के सतह में कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। तो ये आपका 21 का जो ऑप्शन 2 दिखाई दे रहा है 32 किलोमीटर, वो आपका सही से उत्तर होता है दोस्तों। कितने दोस्तों, 32 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही से उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात करूँ मैं। और यहाँ पे 22वां प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि वायुयान सामान्यतः किस मंडल से गमन करती है। तो वायुयान जो कौन सा मंडल में गमन करेगा वो आपका क्षोभ मंडल होगा दोस्तों। तो वायुयान आपका क्षोभ मंडल आपको मारना है। ये सब चीज़ों को आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, जितने भी मंडल है सभी मंडल को याद रखना है, कौन किस में गमन करता है, किस में क्या होता है, किस में नहीं होता, सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो वायुयान आपका क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि क्षोभ मंडल में धरातल से कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है। ठीक है, तो वो आपका सही से उत्तर होगा दोस्तों 165 मीटर। तो ऑप्शन नंबर जो 165 दिखाई दे रहा है थर्ड, वो आप सभी का सही से उत्तर है दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3। चलिए 24वां प्रश्न पूछा गया है आप सभी का कि निम्नलिखित में से कौन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है दोस्तों। तो 24 का मैं बात करूँ ऑप्शन की, तो ऑप्शन यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है वो आप सभी का सही से उत्तर होगा नाइट्रोजन में। दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है जो कि 78 ठीक है प्रतिशत पाया जाता है, आप सभी को पता ही है। और ये प्रश्न आप सभी को याद रखना है दोस्तों। सबसे अधिक पाई जाती है नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में और 78%। ठीक है, तो आपको बताना इस प्रकार से 78.09 इस प्रकार से पाया जाता है। चलिए अब 25वां प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि वह वायुमंडलीय परत जो कि मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, कौन सा मंडल है जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों समताप मंडल। यानी कि 25 का ऑप्शन जो 1 दिखाई दे रहा है समताप मंडल, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए और यहाँ पे 26वां प्रश्न पूछा गया कि किस मंडल में सभी मौसमी क्रियाएं घटती है,
वो आपका बताना है दोस्तों। तो क्षोभ मंडल है ना, यहाँ पे सभी क्रियाएं घटती है, तो ऑप्शन नंबर जो एक दिखाई दे रहा क्षोभ मंडल 26 का ऑप्शन एक सही से उत्तर होता है। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे 27वां प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि किस मंडल रेडियो तरंग वापस लौटाती है। तो किस मंडल में दोस्तों, 27 का मैं बात करूँ ऑप्शंस की, तो इसमें होगा आयन मंडल दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आयन मंडल। तो यहाँ पे आयन मंडल का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखना है क्या है, आयन मंडल आपका सही से होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 27वां प्रश्न क्या है पूछा, 28वां प्रश्न पूछा जाए कि वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है। ठीक है, देखिए जल जो वाष्प है, जल से क्या होता है, जल वाष्प बन जाता है, उसका वास्तविक यहाँ पे उसको क्या कहा जाता है मात्रा में, तो वही बात करो आंसर की। तो देखिए 28 का जो होगा ऑप्शन जो बी दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग निक्षेप आर्द्रता बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है निक्षेप आर्द्रता, वो आप सभी का सही से उत्तर दोस्तों। ठीक है, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को हम लोग निक्षेप आर्द्रता बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए 28वां हो गया। 29वां देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि धूम कोहरा सामान्यतः कहाँ बनता है। देखिए दोस्तों, जो धूम कोहरा जो बनता है वो बनेगा आप सभी का औद्योगिक क्षेत्रों में, जहाँ पे ज़्यादातर जो फैक्ट्रियाँ वगैरह होती है, ठीक है, उद्योग वगैरह होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है औद्योगिक क्षेत्र, वो आपका सही से उत्तर होगा। तो बात करेंगे 30वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनती है। दोस्तों सबसे ऊंचाई पे जो बनती है वो पच्छाप बादल बनती है। तो ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा है पच्छाप बादल, वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है। बात करेंगे अगला प्रश्न की, और यहाँ पे जो 31वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविहीन वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है। तो संविहीन वर्षा जो होती है वो आपका विषुवतीय क्षेत्र में होगी। तो ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा है विषुवतीय क्षेत्र, वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए 32वां प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे 32वां प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है वो आप सभी के लिए जलवाष्प है। तो ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा है जलवाष्प, वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और 33वां प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह क्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल विद्रव्य से गैस में बदल जाता है। यानी कि जल जो होता है वो गैस में बदल जाता है, तो उसे हम लोग वाष्पीकरण बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको पता ही है। तो ऑप्शन जो 2 दिखाई दे रहा है वाष्पीकरण, वो आपका सही से उत्तर होता है। जल होता है और वाष्प बन के वो ऊपर उड़ जाता है, उसे हम लोग वाष्पीकरण बोलते हैं। ठीक है, चलिए। और 34वां प्रश्न पूछा गया कि चक्रवर्ती वर्षा सामान्यतः किस क्षेत्र में होती है। तो चक्रवर्ती जो वर्षाएं होती है दोस्तों सामान्यतः होते हैं हम लोग तटीय क्षेत्र में होता है। तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है तटीय क्षेत्र, वो आप सभी का सही से उत्तर हो जाता है। 35वां प्रश्न की बात करूँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ठीक है, भूमध्य सागरीय वर्षा सामान्यतः होती है। तो इन ऑप्शन में से बात करूं तो ऑप्शन जो सेकेंड दिखाई दे रहा है वही आपका सही से उत्तर होगा, 10 से लेकर 20 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांश के बीच। ठीक है, तो ऑप्शन 2 सही से उत्तर होगा दोस्तों, 10 से लेकर 20 डिग्री उत्तर, ठीक है, दक्षिण अक्षांश में। और 36वां प्रश्न बात करूँ, यहाँ पे 36वां प्रश्न पूछा गया है कि जब जलवाष्प सीधे ठोस रूप से परिवर्तन होते हुए, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जलवाष्प होती है डायरेक्ट ठोस के रूप में, ठीक है, परिवर्तन होती है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं। तो सिंपल से बात है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। आपने पढ़ा भी होगा पिछली कक्षाओं में। तो ऊर्ध्वपातन ऑप्शन जो एक दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। और 37वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किस लिए महत्वपूर्ण है। तो जैव जो विविधता है वो आप सभी का जंतु, पौधे और पौधे प्रणाली, ये सभी के लिए है, सभी जीवधारियों के लिए। तो ऑप्शन जो 4 दिखाई दे रहा है वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। और अगला प्रश्न आप सभी का क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, 38वां प्रश्न कि भारत में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो भारत में जो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था सन 1972 में किया था। तो ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है 1972, वो आप सभी का सही से उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए 39वां प्रश्न देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता अधिक होती है उस विविधता वाले क्षेत्रों को हम लोग क्या कहेंगे, अभी क्या कहा जाता है। तो उसी दोस्तों हम लोग बोलेंगे दोस्तों हॉट स्पॉट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है हॉट स्पॉट, वो आपका सही से उत्तर हो जाता है। बात करेंगे आज का अंतिमवा प्रश्न और आखिरी प्रश्न 40वां प्रश्न की। और यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों आप सभी को पूछा जा रहा है कि रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। रियो डी जो जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो आप सभी का सन 1992 में हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन में यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है सन 1992, वो सही सा उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो इसी प्रकार से मॉडल सेट नंबर 1 कंप्लीट होता है। जितने भी प्रश्न नंबर 40 को 40 वो कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं दूसरी वीडियो लाऊंगा जिसमें आपका सेकंड मॉडल पेपर करवाया जाएगा। इसके अलावा आज से बहुत सारे ज्योग्राफी का प्रश्न रहेंगे। अगर चाहते हो कि मैं लाऊं आप सभी के लिए तो प्यारा प्यारा कमेंट्स करें। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, आपको सारा का वीडियो मिलता रहेगा, उसके लिए टेंशन लेना नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों से शेयर कर दें। इस प्रकार से दूसरी वीडियो मिलता है। जय हिंद, जय भारत।